के क्लाइमेट, सारी चीजें हमें इसमें जाननी है। तो प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल के बारे में आपने वैसे भी सुना ही होगा। प्रेसिपिटेशन से ही हमारे आसपास की जो क्लाइमेट की कंडीशन से लेकर जो हमारे आसपास का नेचुरल एनवायरनमेंट है वो भी सारी चीजें डिसाइड होती है। तो हम जानेंगे कि भाई प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस क्या होता है, रेनफॉल का प्रोसेस, फिर ये है क्या, फिर रेनफॉल के टाइप, साथ में डिफरेंट डिफरेंट एरिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इस बेस पे भी हम जानेंगे किस लैटिट्यूड में ज्यादा और किस में कम। प्रेसिपिटेशन होता क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं हम वाटर साइकिल है। वाटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है, इसीलिए बोला जाता है कि जो वाटर की क्वांटिटी थी पहले भी वही है, आज भी वही है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वाटर चेंज होता है। कभी आइस के फॉर्म में हो जाएगा, आइस एज में जम जाएगा, कभी ग्लोबल वार्मिंग होगी तो वाटर थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा और ओशियन में एक तरीके से हमें दिखाई देगा। तो ये वाटर की कंडीशन होती है। और सबसे पहले ये साइकिल चलता कैसे है, स्टार्ट जो भी हमारे पास वाटर की लेयर है वहां से स्टार्ट होता है। और सबसे पहले इस टेम्परेचर का जो बाहर वाला टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना जरूरी है वाटर साइकिल के लिए या प्रेसिपिटेशन के लिए। जब तक इसका टेम्परेचर वाटर की जो लेयर है उससे ज्यादा नहीं होगा, या हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो वाटर की लेयर से ज्यादा नहीं होगा, तब तक ये वाटर स्टीम की फॉर्म में ऊपर नहीं जाएगा या वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर नहीं जाएगा। और वाटर का ऊपर जाना ही स्टीम के फॉर्म में, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इवेपरेशन। सबसे पहला प्रोसेस जो होगा वो होगा इवेपरेशन। वाटर जो सेंसिबल हीट में था अब लेटेंट हीट में, मतलब छिपी हीट में थोड़ा चेंज हुआ है। और जैसे ही ये प्रेसिपिटेशन होगा तो उसके बाद ऊपर बादल बनना स्टार्ट होंगे, और इस बादल बनने को ही हम क्या कहते हैं, वाटर वेपर। ये सेकेंड प्रोसेस हुआ। पहले टेम्परेचर में डिफरेंस आया, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर और साथ में वाटर का जो टेम्परेचर है सरफेस पे उसके टेम्परेचर में डिफरेंस आने की वजह से एवेपोरेशन हुआ। एवेपोरेशन के बाद जो वाटर है लिक्विड से थोड़ा स्टीम फॉर्म में या भाप की फॉर्म में चेंज हुआ, जिसकी वजह से क्लाउड बने। और फिर धीरे धीरे जब ये क्लाउड ऊपर जाएंगे तो इन क्लाउड का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, और टेम्परेचर जैसे ही कम होगा तो टेम्परेचर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी से नेगेटिव रिलेशन है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी। और उसके बाद इस क्लाउड के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है इतना वाटर वेपर होल्ड कर पाए। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन वैसे वैसे क्लाउड की जो कैपेसिटी है किसी भी वाटर को होल्ड करने की वो कम हो जाती है, और उसके बाद 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। उसके बाद ये नीचे रेनफॉल की फॉर्म में हमें दिखाई देता है, और यहाँ से बादलों से रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक सर्कल है जो हमें बताता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे जो वाटर है वो चेंज होता रहता है। तो इसमें हमने जो चीजें देखी कि भाई वाटर साइकिल के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहली चीज हमने देखी एयर का ऊपर की तरफ जाना बहुत जरूरी है, मतलब एयर क्लीनिंग। अगर ऊपर नहीं जाएगी नीचे आएगी तो कभी भी रेनफॉल नहीं होगी। ये हमने जाना भी था एडायबेटिक और डायबेटिक जो हमने देखा था उन दोनों प्रोसेस में भी, कि एयर का क्लीनिंग करना या एयर का एसेंट होना, ऊपर जाना, वो काफी ज्यादा जरूरी है। अगर ऊपर नहीं जाएगी एयर तो क्लाउड नहीं बनेगा, और क्लाउड नहीं बनेगा तो रेनफॉल भी नहीं होगी। सेकंड जो चीज क्या है कि एयर में वाटर वेपर का होना भी जरूरी है। अगर वाटर वेपर नहीं होगा तो एयर ऊपर जाके भी कुछ नहीं कर पाएगी,
तो उस टाइम भी आप देखेंगे कि प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो एयर में वाटर वेपर या वाटर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वाटर नहीं होगा तो उसके बगैर भी वाटर साइकिल चलेगा नहीं। अगला जो लास्ट पॉइंट हमें आता है कि भाई एयर में ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स के चारों तरफ वाटर पेपर जमा होता है। तो ये एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं वाटर को कि वो उसके आसपास एक तरीके से जमा हो सके। इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्ली, मतलब ऐसे न्यूक्लियस जिनके पास वाटर डिपॉजिट होता है, हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्ली। और इसी को हम क्या कहते हैं, क्लाउड। नॉर्मल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं क्लाउड। तो क्लाउड बनने के लिए ऐसे सरफेस का होना बहुत जरूरी है जिसके चारों तरफ वाटर क्या डिपॉजिट हो सके। तो ये पूरा प्रोसेस ही क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन या वाटर वेपर, जिसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा होना जरूरी है, दूसरा ऊपर की तरफ क्लिमिंग होना जरूरी है, और क्लिमिंग के बाद क्लाउड में टेम्परेचर कम होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी तो ड्यू पॉइंट आ जाएगा, और उसके बाद रेनफॉल होने लगेगा और प्रेसिपिटेशन होने लग जाएगा। अब ये तो हमने नॉर्मल कंडीशन देखी, लेकिन कई बार आपने देखा होगा क्लाउड एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। कि मान लीजिए दिल्ली के क्लाउड थे और वो पहुंच गए जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के क्लाउड थे वो पहुंच गए दिल्ली की तरफ। तो क्या उसमें रेनफॉल सिर्फ वाटर वेपर के फॉर्म में होगी या आइस के फॉर्म में भी हो सकती है? तो इससे भी डिपेंड करता है कि भाई कहाँ से जो वाटर वेपर आया क्लाउड के अंदर, उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम पहला ये मान लेते हैं कि वाटर जो क्लाउड है, ये क्लाउड दिल्ली से चला और दिल्ली से पहुंचा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का आपको पता है कि टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, दिल्ली का टेम्परेचर इसके कंपैरिजन हाई रहता है। तो जब ये क्लाउड चला होगा तो इसके अंदर सिर्फ वाटर वेपर होगा, ये टेम्परेचर दिल्ली का ज्यादा है, आइस तो होगी नहीं, 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर नहीं होगा। लेकिन जब ये क्लाउड जम्मू कश्मीर पहुंचा तो वहां का टेम्परेचर कम है, तो हो सकता है कुछ जो वाटर है वो फ्रीज हो जाए। और वाटर अगर फ्रीज होगा तो रेनफॉल दोनों फॉर्म में हो सकती है, वाटर के फॉर्म में तो होगी, साथ में आइस के फॉर्म में भी होगी। और आपने कभी देखा भी होगा कि दिल्ली में आइस के फॉर्म में जो रेनफॉल होती है उसका रीजन होता है वो क्लाउड कहीं और से चल के आए हैं, उसी जगह के क्लाउड नहीं है। वरना दिल्ली में 0 डिग्री जब टेम्परेचर ही नहीं हुआ तो आइस आई कहां से? तो कई बार ये जो क्लाउड है वो ट्रेवल करता है, और उस ट्रेवलिंग की वजह से रेनफॉल वाटर के अलावा आइस के फॉर्म में हो सकती है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, ओले पड़ना। तो वो सारी चीजें इसलिए होती हैं कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस डिस्प्लेस हो जाता है क्लाउड, और उसकी वजह से ये सारी चीजें हो सकती हैं। ऐसी कंडीशन हमें सर्दियों के टाइम ज्यादा दिखती है, उसका रीजन सर्दियों के टाइम टेम्परेचर ज्यादा कम होता है, और गर्मियों के टाइम आपको ज्यादातर दिखेगा कि भाई वाटर वेपर जो है या वाटर के फॉर्म में वो एक तरीके से निकल रहा है, आइस के फॉर्म में नहीं निकल रहा है। तो ऐसी कंडीशन क्रिएट हो सकती है अगर एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड या एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लैंगिट्यूड अगर क्लाउड का ट्रांसफर होता है। ऐसे ही आप देखेंगे सर्दियों के टाइम मेडिटेरियन सी से इंडिया में रेनफॉल होता है, खासकर नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में, जिसमें हम लोग वीट की क्रॉप उगाते हैं। तो वहां से जो रेनफॉल आती है, और इंडिया में टेम्परेचर पहले से ही बहुत कम होता है, तो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उस वाले जोन में काफी ज्यादा बर्फबारी होती है। और उसका रीजन क्लाउड का एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ आना, और वहां का टेम्परेचर पहले से ही कम था, तो इस वजह से वहां पर बर्फबारी हमें ज्यादा दिखेगी। तो ऐसी भी कहीं ना कहीं कंडीशन क्रिएट हो सकती है। अगली बात आती है, ये आपने देखा कि वाटर होता क्या है, तो वाटर के लिए 3 चीजें होना जरूरी है।
प्रोसेस क्या है भाई, इवेपोरेशन होना जरूरी है, फिर वाटर वेपर की फॉर्म में, और फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन। और जिस पॉइंट पे एक तरीके से लास्ट हुआ उसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन, कि भाई इसके बाद अब क्लाउड के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो वाटर को होल्ड पाए, और इसके बाद वो कंडेंसेशन कर देता है, और कंडेंसेशन के बाद जो वाटर है वो नीचे की तरफ आता है। और नीचे की तरफ क्यों आता है? क्योंकि हमारी अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स की होने की वजह से ही वाटर नीचे की तरफ आता है। अगली हम चीज जानते हैं कि भाई टाइप, रेनफॉल के टाइप क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा भाई ट्रॉपिकल, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पर एक रेनफॉल दिखाई देती है जिसे हम कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल के लिए सबसे पहली बात, टेम्परेचर का ज्यादा होना बहुत जरूरी है। अगर टेम्परेचर ज्यादा नहीं होगा तो कन्वेक्शनल रेनफॉल नहीं होगी। इससे एक चीज और पता चलती है कि कन्वेक्शनल रेनफॉल ज्यादातर उस जोन में होगी जिसका टेम्परेचर हाई होगा, और जिस जोन का टेम्परेचर जितना हाई, कन्वेक्शनल रेनफॉल होने की वहां की कंडीशन उतनी ज्यादा हाई हो जाएंगी। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल इक्वेटर। इक्वेटर पर सन की लाइट हमेशा डायरेक्ट पड़ती है, और सन की लाइट अगर डायरेक्ट पड़ेगी तो उसका टेम्परेचर राइज भी बहुत जल्दी होता है। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल के लिए सबसे पहली कंडीशन टेम्परेचर का अधिक होना, दूसरी कंडीशन एयर का क्लिम करना या एयर एसेंट, एयर का ऊपर जाना या क्लिम करना बहुत जरूरी है। अगर क्लिमिंग ऑफ एयर नहीं होगा तो फिर कन्वेक्शनल रेनफॉल नहीं होगी। तो इसमें नॉर्मली ये आपका होता है, मान लेते हैं इक्वेटर है, इक्वेटर के पास जितनी भी कंट्री है तो वहां पे टेम्परेचर हाई होने की वजह से वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाता है। जब ऊपर की तरफ जाएगा क्लाउड बनेगा, और क्लाउड बनने के बाद यहाँ पर रेनफॉल होती है। और इक्वेटर पर पूरे ईयर, और आप कह सकते हो पर डे, आपको ये वाली रेनफॉल दिखाई देगी। आपने सुना भी होगा जब हमारे देश में भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास सन की लाइट पड़ती है, या हमारे देश में जब गर्मियां पड़ती हैं तो हम लोग बोलते हैं कि आज तो ज्यादा गर्मी है, तो हो सकता है कि दोपहर के बाद रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाए। उसका रीजन होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल। और कन्वेक्शनल रेनफॉल की एक खासियत है, जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है तो उसके बाद इवेपरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और इवेपरेशन होने के बाद क्लाउड बनेगा। और 12 पीएम सबसे ज्यादा पीक पे होता है सन की लाइट, और हमारी अर्थ को हीट होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए अप्रोक्स 2 पीएम के आसपास रेनफॉल होने की कंडीशन बहुत ज्यादा होती है। तो इंडिया में जो कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है वो गर्मियों के टाइम होती है, लेकिन इक्वेटर के पास जो कंट्री है वहां डेली रेनफॉल होती है, और इस वजह से वहां पर जो नेचुरल वेजिटेशन बनता है उसे हम कहते हैं एवरग्रीन प्लांट। उसका रीजन हमेशा अगर वाटर मिलेगा तो उसकी वजह से जो प्लांट की लीफ है वो हमेशा ग्रीन रहती है, और इसीलिए वहां एवरग्रीन प्लांट डेवलप होते हैं। लेकिन इसकी वजह से जो इक्वेटर के पास लोग रहते हैं उन्हें दिक्कत भी होती है, क्योंकि आप लोग सोचो कि अगर डेली बारिश होती रहे पूरे साल तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। साथ में ही वहां पर कोई भी पर्सन को ट्रांसपोर्ट करना है, किसी गुड्स को या किसी भी चीज को, वो करना बहुत मुश्किल है। और साथ में ही एवरग्रीन प्लांट है, मतलब जंगल बहुत बड़े बड़े हैं, तो जंगल से होकर निकल के जाना ये भी बहुत बड़ी वे। इसलिए आप देखेंगे कि जो वहां पर एवरग्रीन प्लांट है या इक्वेटर के पास लोग हैं वो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पॉवर्टी वाला हो है। नेचुरली ये काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला जोन है, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट भी इफेक्ट होती है, और इस वजह से यहाँ पर ज्यादातर गरीब लोग आपको दिखाई देंगे, चाहे अफ्रीका में आप देखें, चाहे इंडोनेशिया में, और इंडिया का जो अंडमान निकोबार है वहां से भी इक्वेटर लाइन जाती है, और साथ में ही इंडोनेशिया वाला जो जोन है वहां से जाती है। तो यहाँ पर पॉवर्टी,
अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर डेवलपमेंट, इलिटरेसी, ये सारी प्रॉब्लम आपको काफी ज्यादा दिखेंगी और उसका रीजन ये। और इसी चीज को जब टेम्परेचर राइज हो जाता है माउंटेन वाले एरिया में, माउंटेन वाले एरिया में भी रेनफॉल होती है। जब टेम्परेचर ज्यादा राइज हो जाता है माउंटेन वाले एरिया में, तो यहाँ नीचे वाले पार्ट से ऊपर की तरफ एयर का जाना होता है और इसकी वजह से यहाँ पे क्लाउड बनता है। और अगर वैली का टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो गया तो इसी चीज को आप लोगों ने सुना होगा कि भाई क्लाउड ब्लस्ट हो गया या बादल फटना, हम लोग इसी को कहते हैं। जब अचानक टेम्परेचर बढ़ने की वजह से माउंटेन की वैली से प्रेसिपिटेट के एक तरीके से एवेपोरेशन हो और एवेपोरेशन के बाद उस वैली में अचानक बहुत जल्दी बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं बादल फटना या क्लाउड ब्लस्टिंग। तो क्लाउड ब्लस्टिंग का मतलब अचानक ज्यादा रेनफॉल होना और एक ही जगह होना। और ये आपको उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इंडिया के इन पहाड़ी वाले जो एरिया हैं उनमें बहुत नॉर्मल चीज है कि वहां पर क्लाउड बस्टिंग होगा। और 2013 की आप लोगों ने अगर ट्रेजेडी सुनी हो, केदारनाथ ट्रेजेडी हुई थी, तो उसमें भी क्लाउड बस्टिंग का काफी ज्यादा रोल था और उसका रीजन धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट इन हिली एरियाओं पर भी पड़ रहा है। तो इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर राइज हो रहा है और टेम्परेचर जब राइज होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्लाउड बस्टिंग या बादल फटने की जो घटना है वो और ज्यादा होने लगेंगी और इससे कई बार वहां पर नेचुरल डिजास्टर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक तरीके से हमने देखी कन्वेंशनल रेनफॉल। और इसके जोन की बात करें तो आप एक तो देख सकते हैं 0 डिग्री के आसपास, दूसरा आप देख सकते हैं 23.5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 23.5 साउदर्न हेमिस्फीयर, और हमारे यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। तो इसलिए इंडिया में भी गर्मियों के टाइम कन्वेंशनल रेनफॉल होती है। ऐसे ही साउदर्न हेमिस्फीयर में जब इंडिया में सर्दियां पड़ेंगी तो उधर गर्मियां पड़ेंगी। तो ऑस्ट्रेलिया से होके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाता है, अफ्रीका से भी होके जाता है, तो वहां पर एक तरीके से कन्वेक्शनल रेनफॉल दिखाई देती है। और कन्वेक्शन रेनफॉल में सबसे कॉमन रेनफॉल का टाइप है जो अक्सर आपको दिख जाएगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर हर जगह का राइज हो रहा है और इससे इम्पैक्ट माउंटेन पे भी पड़ रहा है, बहुत सारे जोन पे भी पड़ रहा है। इसलिए कन्वेक्शनल रेनफॉल एक कॉमन है जो रेनफॉल की तरह होने वाला होता है। तो आप लोगों को कन्वेक्शन रेनफॉल समझ आया होगा। तो कन्वेक्शन रेनफॉल के लिए सबसे पहली बात कि इवेपोरेशन होता है और इवेपोरेशन होने का रीजन सन की जो लाइट है वो ज्यादा होती है और टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से ऊपर जब इवेपोरेशन होगा तो क्लाउड बनेगा, क्लाउड बनने के बाद लगभग 2 बजे के बाद आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी। और ये माउंटेन एरिया में भी हो सकता है जिसे हम कहते हैं क्लाउड बर्स्टिंग, एक साथ बादल का फटना, और उसकी वजह से वहां पे नेचुरल डिजास्टर आ सकते हैं। सेकंड जो हमारी रेनफॉल होती है वो है माउंटेन रेनफॉल। कई बार क्या होता है जब विंड चल रही होती है, चाहे ट्रेड विंड चले, लैंड विंड चले, तो उससे कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। 1 मिनट बस रुकना। वॉइस आ रही है ना आप लोगों को? चलिए yes, तो ये ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो ये माउंटेन जो रेनफॉल होता है इसमें क्या होता है कि भाई जब कोई माउंटेन किसी भी एयर के बीच में आ जाता है उसकी वजह से वो फोर्स करता है उन्हें कि आप लोग यहाँ पर बारिश करो, और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, माउंटेन रेनफॉल। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े माउंटेन होते हैं, जैसे इंडिया में वेस्टर्न घाट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे ही ऊपर हिमालय वाला जो माउंटेन है वो भी कहीं ना कहीं
रेनफॉल को करने के लिए मजबूर करता है। तो माउंटेन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई बार मान लेते कि यहाँ से कोस्ट से मानसून के टाइम भी आपने देखा होगा ये विंड चली, मानसून विंड, और बीच में ये माउंटेन आ गया। ये माउंटेन मान लेते हैं हम वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे ही है, तो उसे वेस्टर्न घाट कहते हैं। तो धीरे धीरे जब यहाँ से एयर ये चढ़ेगी तो धीरे धीरे जो इसका टेम्परेचर हाई था शुरुआत में, धीरे धीरे ऊपर जब माउंटेन पे जाएगी तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, और टेम्परेचर कम होता गया इसका मतलब इसकी जो वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो भी कम होती जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लाउड बनेगा, और क्लाउड बनने की वजह से धीरे धीरे यहाँ पर रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, माउंटेन रेनफॉल। जब किसी माउंटेन की वजह से जो एयर है, जो वाटर वेपर लेके जा रही है, उसे फोर्स किया जाता है कि वो वहीं पे रेनफॉल करे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, माउंटेन रेनफॉल। और उसके बाद जब ये एयर इधर वाले जोन में जाती है तो इसके पास अब वाटर वेपर नहीं है। इसलिए आप देखेंगे वेस्टर्न घाट के जो वेस्ट वाली साइड है, कोस्ट वाला एरिया, वहां पे काफी ज्यादा रेनफॉल होगा, लेकिन उसके बिल्कुल अपोजिट वाला जो एरिया है, क्योंकि इन एयर के पास अब वाटर है ही नहीं, और ऊपर से ये एयर नीचे की तरफ आ रही है, डाउनवर्ड जब भी होता है तो रेनफॉल के लिए एंटी कंडीशन बनती है। क्योंकि रेनफॉल के लिए एयर का ऊपर जाना जरूरी है, वो हमने देखा भी कि वाटर साइकिल में। तो इसीलिए अगर ये नीचे की तरफ आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, और हाई प्रेशर बन रहा है तो इस वजह से टेम्परेचर लो, और टेम्परेचर लो तो यहाँ पर आप लोगों को रेनफॉल होता नहीं दिखाई देगा, सारी रेनफॉल उधर की तरफ हो जाएगी। और ऐसा हमें दिखता है कहाँ पे, वेस्टर्न घाट आप देखेंगे, वेस्टर्न घाट के जो वेस्ट वाला कोस्ट है, नीलगिरी और ये वाला जो जोन है, वहां पर काफी ज्यादा रेनफॉल होती है। लेकिन वेस्टर्न घाट के अपोजिट बेंगलोर का प्लेटू पड़ता है, बेंगलोर सिटी पड़ती है, वहां पर रेनफॉल नहीं होती। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है क्योंकि ये माउंटेन कुछ भी रेन के लिए जो वाटर वेपर है वो छोड़ता नहीं है, सारी रेनफॉल इस साइड ही हो जाती है, और फिर धीरे बस एयर नीचे की तरफ आना स्टार्ट होती है। इस वजह से माउंटेन के डिफरेंट साइड वाले उस पे अपोजिट साइड पे आपको रेनफॉल नहीं दिखाई देगी, और इसीलिए इस अपोजिट साइड में ही डेजर्ट बनते हैं। डेजर्ट की अगर डेफिनेशन की बात करें, कोई भी ऐसा एरिया जहां पर पूरे ईयर में, 1 ईयर में 25% से भी कम रेनफॉल होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है, तो उसे हम डेजर्ट एरिया कहते हैं, या आप कह सकते हो रेनफॉल शैडो जोन। रेनफॉल का शैडो जोन है जहां पर आप लोगों को बारिश नहीं दिखाई देगी। तो ये किसकी वजह से होता है, माउंटेन रेनफॉल। तो हमेशा जो एयर पहले वाले एरिया में टकराएगी वहां पर रेनफॉल होगी, और जो अपोजिट वाले होगी वहां पर रेनफॉल नहीं होगी। तो ऐसा ही आपको जब मानसून के टाइम अरावली माउंटेन, अरावली माउंटेन जो बीच में पड़ते हैं, तो इनसे जब एक तरीके से जाती है तो यहाँ से एक तरीके से एंट्री करती है, और यहाँ से होते हुए मानसून की जो वेव है वो कहाँ पहुंचती है, पंजाब और हरियाणा वाले जोन में, और इधर वाली साइड अरावली माउंटेन के आप लोगों को थार डेजर्ट दिखता है, क्योंकि वहां तक पहुंचने से पहले ही एयर के पास अब बिल्कुल भी वाटर वेपर है ही नहीं, और ह्यूमिडिटी और वाटर वेपर है ही नहीं, तो वो बारिश कैसे करेगी, और ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। इसलिए ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट का डेवलपमेंट होता है। ऐसे ही वर्ल्ड के अलग अलग एरिया में आप लोगों को डेजर्ट दिखाई देंगे। ऐसे ही एक डेजर्ट आप नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे, मोजोक डेजर्ट। ऐसे ही आप देखेंगे साउथ अमेरिका में अटाकामा डेजर्ट,
इन सारे डेजर्ट का जो डेवलपमेंट है माउंटेन के बीच में आने की वजह से हुआ है। अगर माउंटेन वहां नहीं होता तो धीरे धीरे रेनफॉल होती, और सब जगह रेनफॉल अगर हो जाती तो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो जाती, और 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होती तो कहीं ना कहीं वो वाला एरिया डेजर्ट फॉर्म में नहीं रहता। और इंडिया में दो डेजर्ट पाए जाते हैं। एक डेजर्ट आप लोगों ने देखा है थार डेजर्ट, दूसरा हमारे एरिया में ऊपर लद्दाख में। वहां पर क्या होता है कि हाइट इतनी ज्यादा है माउंटेन की कि क्लाउड या मानसून पहुंचने से पहले ही सारा उनका जो ह्यूमिडिटी है वो खत्म हो जाता है। इसलिए लद्दाख वाले जोन में बारिश हो ही नहीं पाती, और जब बारिश नहीं होगी तो वहां पे भी कैसा डेजर्ट बनता है, कोल्ड डेजर्ट एक तरीके से बनता है। तो इंडिया में दोनों डेजर्ट जो बनते हैं उसका एक रीजन माउंटेन रेनफॉल और उसके एंटी वाले क्लाइम वाले पार्ट में पड़ता है, इसलिए वहां पे डेजर्ट बनने की वजह है। और ऐसे ही करते हैं मानसून के टाइम जो हिमालयन माउंटेन है वो क्या करते हैं, जो मानसून वाली जो एयर आती है या वेव्स आती हैं, विंड आती है, उन विंड को ये फोर्स करते हैं कि वो वापस जाए किधर, नॉर्दर्न प्लेन की तरफ। तो वापस आके वो यहीं से वापस जाना चल जाते हैं, जिसे हम कहते हैं रिट्रीट ऑफ मानसून। और फिर वो हरियाणा पंजाब के जोन से होते हुए पीछे की तरफ बे ऑफ बंगाल की तरफ निकल लेते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा उनके पास ताकत नहीं है मानसून विंड के पास कि वो हिमालय को क्रॉस करके चाइना वाली साइड जाए। इतना क्रॉस करना उनकी कैपेसिटी से बिल्कुल बाहर होता है, इसलिए वो वापस आना ज्यादा अच्छा समझते हैं और वापस आके फिर दोबारा से बारिश करते हैं। लेकिन उस लद्दाख वाले जोन में रेनफॉल नहीं होती। तो ये क्या है, माउंटेन रेनफॉल। एक तरफ रेनफॉल होगी, दूसरी तरफ सैडो जोन बनेगा, और सैडो जोन में ही डेजर्ट वाला जो पार्ट है वो बनेगा। ठीक है, तो समझ आया आप लोगों को। ये हमारा सेकंड वाला रेनफॉल था। अगला जो हमारा रेनफॉल है उसे हम कहते हैं फ्रंटल रेनफॉल। थर्ड वाला जो पार्ट है, फ्रंटल रेनफॉल में क्या होता है, दो अलग अलग एयर की क्वालिटी एक साथ मिलती हैं और एक दूसरे के साथ फ्रंट बनाती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रंटल रेनफॉल। और ये आपको कहां पे दिखेगा, ये रेनफॉल आप लोगों को वहां पे दिखेगा जहां पर दो अलग अलग क्वालिटी वाली जो विंड है या एयर है एक दूसरे से मिलेंगे। जैसे इधर से मान लेते हैं ये इकाई, ये वार्म एयर है, इधर से कोल्ड एयर। ये दोनों एयर एक दूसरे के बीच, हमने इसको फ्रंट क्यों कहा, क्योंकि दोनों के बीच जो कंडीशन है अलग अलग। वार्म एयर तो इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा, कोल्ड एयर मतलब टेम्परेचर कम। और टेम्परेचर का प्रेशर के साथ इनवर्स, तो प्रेशर यहाँ पे लो, यहाँ पे हाई। और जब ये दोनों एयर एक दूसरे के एरिया में जाएंगे, मान ले वार्म एयर पहले अटैक करती है कोल्ड एयर पे और उसके एरिया में एंट्री करती है, तो उसके बाद कोल्ड एयर उसको थोड़ा बोलेगी और वार्म एयर थोड़ी हल्की होती है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगी। और जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो उसके बाद क्लाउड बनेगा, और इस वार्म एयर के पास वाटर भी है, ह्यूमिडिटी भी है, और उसके बाद ये क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होने की वजह से कंडेंसेशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%, और उसके बाद इसकी वजह से रेनफॉल होगी। ऐसी रेनफॉल कब दिखती है, इंडिया में ऐसी रेनफॉल दिखती है आपको विंटर सीजन में। एक तरफ मेडिटेरेनियन सी से कोल्ड एयर आती है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ की जो एयर है एज कंपेयर टू मेडिटेरेनियन सी थोड़ी सी गर्म है। इन दोनों एयर के बीच जो डिफरेंस आता है, इनके बीच फ्रंट बनता है, उसकी वजह से क्लाउड बनता है और नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में फ्रंटल रेनफॉल होती है। ऐसे ही आप सोचो, ठंडी हवा एंटर करेगी, पहले में तो गर्म हवा एंटर की, ठंडी हवा वाले एरिया में, दूसरे वाले में अब कोल्ड एयर वार्म एयर के उसमें एंटर करेगी, तो कोल्ड एयर गर्म हवा को थोड़ा धक्का मारेगी, चलो ऊपर, क्योंकि कोल्ड एयर को थोड़ी सी हैवी होती है, नीचे बैठना होता है, तो गर्म हवा फिर दोबारा से गई, और फिर दोबारा से गर्म हवा गई, फिर दोबारा से क्लाउड बनेगा, क्लाउड बनेगा, फिर दोबारा से रेनफॉल होगा।
तो फ्रंटल रेनफॉल जब दो अलग अलग एयर कंडीशन आपस में मिलती हैं जिनमें डिफरेंस होता है तो उसकी वजह से फ्रंट बनता है। फ्रंट बनने की वजह से जो गर्म एयर है वो ऊपर की तरफ जाती है और गर्म एयर जब ऊपर जाएगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और क्लाउड बढ़ता है और उसके बाद कंडेंसेशन की वजह से रेनफॉल होती है। और इसी से जुड़ा हुआ एक साइक्लोन भी आता है जिसे हम कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन। फ्रंटल रेनफॉल की एक और खास बात, इन दोनों के बीच टेम्परेचर में डिफरेंस होना बहुत जरूरी है एयर के बीच। और टेम्परेचर में डिफरेंस एज कंपेयर टू समर विंटर सीजन में ज्यादा होता है। ये आप लोगों ने फील भी किया होगा। टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो विंटर सीजन, जैसे मान लो अगर हम समर की बात करें तो समर में ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि इधर का 30 हो, इधर का 26 हो, लेकिन विंटर के टाइम क्या होता है इधर का 20, इधर का 10। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है। इसलिए विंटर टाइम में या सर्दियों के टाइम में आपको फ्रंटल रेन ज्यादा दिखाई देगी एज कंपेयर टू समर के टाइम में, क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं। फ्रंट के लिए टेम्परेचर में डिफरेंस होना बहुत जरूरी है और इसी वाले एरिया में जो साइक्लोन आता है उसे हम फ्रंटल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन, क्योंकि ये यूरोप वाली साइड जहां पर ठंडे एरिया 40 डिग्री से ऊपर वहां पे ज्यादा होता है, तो वहीं पर इस साइक्लोन के होने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होती है। और इस साइक्लोन की एक खास बात, ये काफी ज्यादा बड़े एरिया को कंट्रोल करता है और ये सी के ऊपर भी आ सकता है, लैंड के ऊपर भी आ सकता है। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन की खास बात सिर्फ सी से ही स्टार्ट होगा। जैसे ही उसके पास एनर्जी नहीं होगी, उसे एनर्जी कहां से मिलती है, जो रेनफॉल होती है कंडेंसेशन के बाद उससे एनर्जी मिलती है। लेकिन जैसे ही सी से वो ऊपर जाता है या दूर की तरफ जाता है लैंड की तरफ, तो लैंड पे आते ही साइक्लोन खत्म हो जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। लेकिन टेम्परेट साइक्लोन खत्म नहीं होता क्योंकि उसे टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो अभी भी मिला हुआ है, तो वो एक साइकिल में चलता रहता है, चलता रहता है और खत्म ही नहीं होता। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ आया होगा कि तीनों रेनफॉल होती हैं और इन तीनों रेनफॉल को हम लोग अर्थ के अलग अलग एरिया में देख सकते हैं। माउंटेन जहाँ पे ज्यादा होगा वहां पे माउंटेन रेनफॉल, और जहां पर गैप बनेगा वहां पे फ्रंटल रेनफॉल। तो अगला जो हमारा पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग जोन में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे। तो जोनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, जोनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ पर आप लोगों को पता है भाई टेम्परेचर हाई होता है, लो प्रेशर होता है, तो एयर का ऊपर की तरफ जाना होता है, एयर असेंट या एयर का क्लिमिंग, और इस वजह से इस एरिया में क्लाउड बनते हैं और क्लाउड बनने की वजह से यहाँ पर कौन सी रेनफॉल होती है, कन्वेंशनल या कन्वेक्शनल रेनफॉल। आप भी बना लेना, कन्वेक्शनल रेनफॉल इस वाले एरिया में होती है। किस किस के बीच दिखेगी, लगभग 23.5 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद इधर वाले एरिया में 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। आप लोगों को पता है कि 90 डिग्री नॉर्थ में ठंडी जो एयर है, टेम्परेचर कम होता है, हाई प्रेशर बनता है, और इधर 30 डिग्री वाले में यहाँ पर भी सेम कंडीशन होती है, हाई प्रेशर बनता है, ये टेम्परेचर कम होता है। लेकिन इन दोनों के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 60 डिग्री के एंगल पे मिलते हैं। और यहाँ पर दो अलग अलग एयर की क्वालिटी, इधर वाली का टेम्परेचर मान लेते हैं 15, इधर वाली का 5। तो ये टेम्परेचर जैसे ही डिफरेंट होगा तो फ्रंटल रेनफॉल होने की पॉसिबिलिटी होगी। और जब दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो वार्म एयर ऊपर की तरफ जाएगी और उसकी वजह से क्लाउड बनेगा, और इस 60 डिग्री वाले लैटिट्यूड में आप लोगों को फ्रंटल रेनफॉल दिखाई देगी।
फ्रंटल रेनफॉल इस वाले एरिया में होती है। कल भी हमने देखा था कैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो एयर का चलना वो हमें दिखाई देता है, और उसकी वजह से आप लोगों को फ्रंटल रेनफॉल जो है वो दिखाई देती है। और जब ITCZ, इसके बारे में हमने पढ़ा था, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, गर्मियों के टाइम ITCZ थोड़ा सा 15 डिग्री नॉर्थ की तरफ चला जाता है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ चला जाता है। इस वजह से आपको ये जो एरिया है कन्वेक्शनल रेनफॉल का एरिया थोड़ा सा शिफ्ट दिखाई देगा। ऐसा ही आप लोगों को किसमें दिखाई देगा, जो फ्रंटल रेनफॉल है। वही जब ITCZ साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट होता है तो उसके बाद सारी चीजें साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ होना स्टार्ट होंगी, और हमारे एरिया में वेस्टर्ली जो विंड है, प्लेनेटरी विंड का मतलब होता है एक ऐसी रेगुलर विंड जो पूरे ईयर एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है। तो ईस्टर्ली विंड ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है, जिन्हें हम ट्रेड विंड भी कहते हैं, जो ट्रॉपिकल एरिया में चलती है। वेस्टर्ली विंड वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलते हैं, जो 60 डिग्री के आसपास होती है, और इनसे वेस्ट के ईस्ट की तरफ जब आओगे तब रेनफॉल में कमी है। और सर्दियों के टाइम आप देखेंगे वेस्ट से ईस्ट की तरफ रेनफॉल होती है, इसलिए बिहार बंगाल तक विंटर के सीजन में रेनफॉल काफी कम हो जाती है। और वहीं गर्मियों के टाइम आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी से ही कहीं ना कहीं जो क्लाउड है वो आना स्टार्ट होते हैं, और हरियाणा पंजाब तक पहुंचते पहुंचते उनके पास वाटर कम रहता है, इसलिए रेनफॉल में कमी आती है। तो किस विंड से ये तरीके से क्लाउड आ रहे हैं उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर ट्रेड विंड या ईस्टर्ली से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ईस्ट से वेस्ट रेनफॉल में कमी होगी, और अगर वेस्टर्ली से आ रहे हैं तो वेस्ट से ईस्ट रेनफॉल में कमी होगी। तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमारे अर्थ पर हमें दिखाई देते हैं अलग अलग जगहों पर। और इसके बाद हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है साइक्लोन। साइक्लोन एक नॉर्मल कंडीशन में बनने वाली कंडीशन नहीं है। साइक्लोन के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी है। जैसे हम इंडिया में बात करें, साइक्लोन दो टाइप के हैं। एक साइक्लोन आपको दिखेगा ट्रेड विंड वाली साइड, इस वाले जोन में। एक साइक्लोन आपको जहाँ पे फ्रंटल दिख रहा है 60 डिग्री के आसपास, वहां पे दिखेगा। साइक्लोन के लिए सबसे पहली चीज टेम्परेचर का हाई होना बहुत जरूरी है, और दूसरी चीज लो प्रेशर के चारों तरफ विंड का चलना भी जरूरी है। और चारों तरफ विंड के चलने के लिए उसमें कोरियोलिस फोर्स होना जरूरी है। और कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा तो साइक्लोन नहीं आएगा, क्योंकि उसमें सर्कल ही नहीं बनेगा, और जब सर्कल ही नहीं बनेगा तो साइक्लोन कैसा। तो इसलिए साइक्लोन के लिए टेम्परेचर हाई होना और उसके बाद उसके सर्कल का बनना, ये सारी चीजें कुछ कंडीशन है जो साइक्लोन के लिए जरूरी है। और उसके लिए जो कंडीशन बनाती है हमारी विंड कैसे चलती है उसका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर पड़ता है। ठीक है, तो हम अभी थोड़ा बहुत बस देखेंगे कि भाई साइक्लोन के लिए क्या क्या चीजें होती हैं और कहाँ कहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसी से जुड़ी हुई जो चीजें वो इसमें आती हैं। तो साइक्लोन के लिए सबसे पहली बात टेम्परेचर का मिनिमम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना। दूसरा, उसमें लो प्रेशर, और लो प्रेशर के चारों तरफ ऐसे आइसोबार, मतलब समान टेम्परेचर को मिलाने वाली जो लाइन है उसी को हम कहते हैं आइसोबार, ये चलती है। इसमें सर्कल जो आपको दिख रहा है ये सारा, इसको बनाने में हेल्प कौन करता है, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स आप लोगों को पता है साइन थीटा के साथ पॉजिटिव रिलेशन में है, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए कभी भी इक्वेटर के पास आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं दिखेगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन कभी भी इक्वेटर के पास नहीं होगा। उसका रीजन, क्योंकि उसके पास कोरियोलिस फोर्स नहीं है, कोरियोलिस फोर्स नहीं तो ये साइक्लिक कंडीशन क्रिएट ही नहीं होगी, और जब साइक्लिक कंडीशन क्रिएट ही नहीं होगी तो साइक्लोन कैसे आएगा। हमारे इंडिया में जो साइक्लोन आने की कंडीशन दो टाइम बनती है।
एक तो रिट्रीट ऑफ मानसून, जब मानसून वापस जाता है उस टाइम एक कंडीशन बनती है, और दूसरा जब मानसून आने का टाइम होता है उस टाइम भी कहीं ना कहीं ये कंडीशन हमें दिखाई देती है। तो इंडिया में दोनों टाइम एक तरीके से साइक्लोन के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, और इसलिए इंडिया एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास वाला कंट्री है, जो इक्वेटर से ऊपर है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है। तो टेम्परेचर जब हमारे ओशियन का ठीक होता है, उसकी वजह से ही लो प्रेशर बनता है, और लो प्रेशर के बाद कोरियोलिस फोर्स की वजह से हमारे देश में साइक्लोन दिखाई देते हैं। और ये साइक्लोन एक तरफ आपको बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ अरेबियन सी, इन दोनों एरिया में आप लोगों को दिखेंगे। धीरे धीरे देखो, पहले क्या होता था, टेम्परेचर ज्यादा रहता था बे ऑफ बंगाल का, अरेबियन सी का जो टेम्परेचर है वो कम रहता था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब अरेबियन सी का टेम्परेचर भी बढ़ गया है। और अरेबियन सी का टेम्परेचर जब से बढ़ा है, तो इसलिए साइक्लोन के लिए अरेबियन सी में भी कंडीशन ऐसी क्रिएट हो चुकी है कि बड़ी आसानी से वहां पे साइक्लोन आ जाता है, और ये ट्रॉपिकल जोन में भी पड़ता है, तो इसलिए साइक्लोन के लिए कंडीशन भी अच्छी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताया। कल हम लोग साइक्लोन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है और टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अभी हम थोड़ा एशिया का जो मैप है वो देखेंगे। तो आप लोग मैप की बुक निकाल लो, और उसमें हम एशिया का जो मैप है वो जानने की कोशिश करेंगे। है ना आपके पास मैप की वो? और जो जो चीजें मैं दिखाता जाऊं, पहले एक बार मैं दिखाऊंगा, फिर उसके बाद आप लोग भी होमवर्क में उसे देखते रहना। बस देखते रहना, देखते रहोगे तो आसानी से सारी चीजें हो जाएंगी। देखिए, एशिया के कुछ पार्ट हैं। इंडिया को हम सेंटर में रखते हैं। इधर इंडिया के जो है उस वाले जोन को हम कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया, ये वाला पार्ट। इधर वाला पार्ट वेस्ट एशिया। इधर ऊपर वाला पार्ट सेंट्रल एशिया। ये एशिया का एक तरीके से आप डिवीजन कर सकते हो। ईस्टर्न पार्ट में आपको, अगर इंडिया के नेबरिंग कंट्री की पहले बात करें, तो सबसे पहले इधर हमारा फेवरेट एनिमी दिखेगा पाकिस्तान। ये एशिया का एक पार्ट है, और जिसकी कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। और ऊपर जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, जम्मू कश्मीर पार्ट का गिलगिट बलूचिस्तान जो पीओके का भी हिस्सा है, इसका बॉर्डर किससे लगता है, अफगानिस्तान से। तो सेकंड कंट्री जिसका बॉर्डर इंडिया से लगता है उसका नाम है एशिया का अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, काबुल। और अभी आप लोगों को पता है अफगानिस्तान में कैसी कंडीशन है, वहां पर तालिबान का कंट्रोल है। और तालिबान एक क्या है, एक स्टूडेंट यूनियन है, जो एक तरीके से हथियार के बल पर कंट्रोल करना चाहते हैं देश को। लेकिन इस तालिबान को डेवलप किसने करवाया, इस तालिबान को डेवलप करवाया यूएसए और यूरोप ने। हुआ क्या कि जब वर्ल्ड में दो सुपर पावर बनी, 1939 से 45 वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो दोस्त जो है वो वर्ल्ड में सुपर पावर बन के उभरे। ब्रिटेन का और यूरोप का डिक्लाइन हुआ, और वर्ल्ड में दो सुपर पावर आए, एक तरफ यूएसए, दूसरी तरफ यूएसएसआर, जिसे अब हम रसिया के नाम से जानते हैं। ये दो सुपर पावर बन के आई, लेकिन इन दोनों के बीच डिफरेंस था थॉट को लेके, दुनिया कैसे चलनी चाहिए। इधर वाले लोग कैपिटलिज्म को अपनाते थे, इधर वाले लोग सोशलिज्म को अपनाते थे। साथ में ही यूएसएसआर ने, रसिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर को हराया, जर्मनी को। यूएसए ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान को हराया।
तो दोनों ने अपनी पावर शो कर दी। लेकिन जब ये एक ग्रुप में थे तो यूएसएसआर को एक डर था कि भाई आपने ठीक है जापान पर न्यूक्लियर बम फेंका, वो अच्छी बात है, लेकिन आपने हम लोगों को बताया क्यों नहीं? कल को आप ये इस बम का इस्तेमाल हमारे ऊपर भी कर सकते थे। तो उसके बाद इन लोगों की दोस्ती टूटी और फिर एक तरीके से बैटल स्टार्ट हुआ, और उसी बैटल का एक जोन बना अफगानिस्तान 1979 में। अफगानिस्तान पर कंट्रोल कर लिया यूएसएसआर ने, और उसका मेन रीजन था अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन एशिया के सेंट्रल पार्ट में पड़ता है, और साथ में ही अफगानिस्तान में रिसोर्स का होना, यूरेनियम, थोरियम, कोल, पेट्रोल, गैस, ये सारी चीजें अफगानिस्तान में। तो इन्हें लगा अफगानिस्तान पर अगर हमारा कंट्रोल रहेगा तो अच्छा रहेगा। इस चीज के लिए यूएसए ने क्या किया, पाकिस्तान का साथ लिया, और वहां के कुछ स्टूडेंट थे जो कॉलेज में स्कूल में पढ़ते थे, उन्हीं को ग्रुप को नाम था तालिबान। और पाकिस्तान और यूएसए ने उनको सपोर्ट किया, उनको हथियार दिए, और धीरे धीरे उन्होंने यूएसएसआर को हरा दिया गुरीला यूज करके, मतलब छिप कर वार करके। और धीरे धीरे अफगानिस्तान से यूएसएसआर का जाना हुआ और तालिबान ने कंट्रोल कर लिया। उसके बाद 2001 में यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला होता है, अटैक होता है, और हमला होने की जिम्मेदारी वो सोचता है कि तालिबान ने किया है, टेररिस्ट लोग हैं। और उसके बाद वो तालिबान में एक्ट ऑफ टेररिज्म, वार ऑफ टेररिज्म लॉन्च कर देता है। बाद में पता चलता है जो बंदा था वो तो पाकिस्तान में बैठा था। तब तक ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ डेमोक्रेसी आती है, और फिर आप लोगों को पता है ट्रम्प का जब टाइम आता है तो 2020 के आसपास यूएसए के सोल्जर है अफगानिस्तान से जाते हैं और तुरंत तालिबान इस पे कब्जा कर लेता है। तो अफगानिस्तान की कंडीशन थोड़ी सी घूमती रहती है, ज्यादातर कंट्रोल तालिबान का इसके ऊपर है। उसके बाद हमारे पास इधर वाली साइड चाइना, जिसकी कैपिटल आप लोगों को दिख रही होगी बीजिंग। और उसके बाद इधर एक छोटा सा देश नेपाल, इधर अपना सिक्किम, और सिक्किम के बाद भूटान। नेपाल की जो कैपिटल है वो क्या है, काठमांडू, और भूटान की जो कैपिटल है वो क्या है, थिम्पू। नेपाल और भूटान के साथ इंडिया की एक ट्रीटी है 1950 की। इस ट्रीटी के थ्रू क्या है कि नेपाल और भूटान को जब भी किसी दूसरी कंट्री के द्वारा, थर्ड कंट्री द्वारा वार किया जाएगा, उस टाइम इंडियन जो सोल्जर है वो इनकी सिक्योरिटी करेंगे। वैसे इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन वॉर के टाइम हम लोग इनको सपोर्ट करते हैं कि भैया अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग बता दो। तो ये लोग अगर हमें बताते हैं तो हम लोग इनकी हेल्प करने जाते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा आप लोगों ने सुना होगा, डोकलाम। डोकलाम एक प्लेटू है जो भूटान, इंडिया और चाइना के जंक्शन पे है, लेकिन उसका ज्यादातर हिस्सा किसमें पड़ता है, भूटान में। और चाइना चाहता है डोकलाम पे कंट्रोल करना। तो जब डोकलाम पे चाइना ने कंट्रोल करने की कोशिश की तो भूटान ने इंडिया को बताया, तो इंडियन फोर्सेस वहां पे गई, और डोकलाम डिस्प्यूट इंडिया और चाइना के टाइम में आप लोगों ने देखा। फिर उधर से उधर चलोगे फिर तो साउथ ईस्ट एशिया में सबसे पहला कंट्री मिलेगा म्यांमार। म्यांमार की कंडीशन भी ज्यादा अच्छी नहीं है। शुरुआत से ही यहाँ के जो आर्मी है उन्होंने इस पे कंट्रोल करके रखा। 1935 तक म्यांमार इंडिया का ही पार्ट था, अंग्रेजों ने इसे इंडिया में इंक्लूड कर रखा था। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू म्यांमार को इंडिया से अलग कर दिया गया और म्यांमार एक अलग देश बन गया। शुरुआत में सोचा इंडिया की तरह यहाँ पे भी डेमोक्रेसी होगी, लेकिन डेमोक्रेसी ज्यादा दिन चली नहीं। वहां के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने इस पे कंट्रोल कर लिया, और उसके बाद से बहुत दिन तक यहाँ पर सेना का ही शासन रहा। उसके बाद आंग सान सू की जो थोड़ा सा बच के इंडिया आई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास वाले एरिया में पढ़ी, इंडिया ने उनको सपोर्ट किया। फिर वो यहाँ की पॉलिटिकल लीडर में आई, वहां पे इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में वो जीती भी, और 2014 से 2019 तक वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही। लेकिन दोबारा इलेक्शन जब हुआ
तो उसके बाद आर्मी वाले लोगों को अच्छा नहीं लगा कि ये आंग सान सू की इतनी ज्यादा पॉपुलर हो रही है, फिर हमको कौन पूछेगा। तो उन्होंने 2020 के जो इलेक्शन है उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया। जितने भी पॉलिटिकल लीडर थे उन सबको जेल में डाल दिया। तब से यहाँ पर फिर दोबारा से किसका शासन है, उनकी सेना का, ये आर्मी का शासन है। और शुरुआत में जब पहली बार यहाँ पर आर्मी का शासन हुआ तो इंडिया डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी खेलते थे हम लोग, आइडियल कंडीशन। तो नेहरू जी ने यहाँ इनसे रिलेशन नहीं बनाए, बोले नहीं तुम डेमोक्रेटिक नहीं, हम तुमसे रिलेशन नहीं बनाएंगे। लेकिन इस चीज का फायदा चाइना ने उठाया, तो म्यांमार हमारा पड़ोसी होने के बावजूद चाइना के ज्यादा नजदीक पहुंच गया। लेकिन इस बार जब सेना आई तो हमने ये गलती नहीं की। हमने बोला देखो कोई ऑप्शन नहीं है, म्यांमार हमारा पड़ोसी है और हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में वैसे ही बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी रहती है, इंसर्जेंसी रहती है। बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप हैं जो कहीं ना कहीं वायलेंस करते रहते हैं, तो म्यांमार के सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। और कई बार जब हम म्यांमार से रिलेशन अच्छे नहीं होते तो इंडिया में अटैक करते हैं, पहुंच जाते हैं म्यांमार में। इसलिए म्यांमार से रिलेशन बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो उसके बाद से हम लोग म्यांमार में सोल्जर हो, आर्मी हो या कोई डेमोक्रेटिक पर्सन हो, सबसे बात जरूर करते हैं। और बात करने से फायदा ये होता है कि एक दूसरे के जो इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व कर पाते हैं। तो अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी वो भी म्यांमार की विजिट पे गए, वहां के आर्मी चीफ से मिले भी, हम लोगों ने बात भी की और कुछ एग्रीमेंट भी साइन की। इसकी वजह से अब हम धीरे धीरे म्यांमार में एज कम्पेयर टू चाइना ज्यादा पॉपुलर हो गए। और म्यांमार हमारे लोग पॉलिटिकल पार्टी हो या सेना हो वो भी अल्टरनेटिव ढूंढना चाहते थे चाइना का, क्योंकि चाइना उनको काफी ज्यादा प्रेशराइज भी करता है। तो वो नहीं चाहते जैसे पाकिस्तान उनके डेथ ट्रैप में फंसा, ऐसे ही वो भी चाइना के डेथ ट्रैप में फंसे। पाकिस्तान में आप लोगों ने सुना होगा चाइना ने एक कॉरिडोर डेवलप किया है जिसका नाम है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये सीपैक जो चाइना के प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग, उनका एक मिशन प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट वन रोड। वन बेल्ट वन रोड उस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। वो चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जहां से सब लोग ट्रांसपोर्ट कर सके, चाहे वो वाटर के थ्रू हो, चाहे वो रेलवे के थ्रू हो, चाहे वो रोड के थ्रू हो। और उसे डेवलप कौन करेगा, चाइना। लेकिन चाइना किसी को भी पैसा फ्री में नहीं देगा, डेट देगा, लोन देगा, और धीरे धीरे जब उनके पास पैसे हो तो उसके बाद उन्हें वो पैसा वापस करना है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो पाकिस्तान से होते हुए इंडिया के गिलगित बल्चिस्तान से होते चाइना जाएगा। इंडिया ने इसका काफी ज्यादा अपोज किया क्योंकि पीओके इंडिया का हिस्सा है। तो इंडिया ने चाइना से बोला कि भाई आपने हमसे बिना पूछे सीपैक निकलवा दिया गिलगित बल्चिस्तान से, तो ये बात सही नहीं है। लेकिन चाइना ने हमारी बात नहीं मानी। उसके बाद से ही इंडिया वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करता और हमने बायकॉट कर दिया कि नहीं। वरना चाइना ने सोचा था कुछ पोर्ट इंडिया में बनाए जाएंगे, कुछ इंपोर्टेंट रूट निकलेंगे, इंडिया ने इसमें ज्वाइन करने से मना कर दिया। और सी पैक के लिए इन लोगों ने पाकिस्तान को लगभग $65 बिलियन लोन दिया। लेकिन पाकिस्तान की, देखो पाकिस्तान को लगा ये जब रोड बन जाएगा तो बहुत सारे लोग इसका यूज करेंगे, उससे हमें रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी काफी ज्यादा कर्ज में चली गई और उनके पास इंटरेस्ट चुकाने तक के पैसे नहीं है, इसलिए वहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया। कई बार बोला जाता है पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो अभी डिस्ट्रेस है उसका एक रीजन सी पैक प्रोजेक्ट का होना, कि चाइना ने इतना ज्यादा लोन उन्हें दिया और उसके बाद वो उसका इंटरेस्ट नहीं चुका पाए, तो उसके बाद उनकी इकोनॉमी काफी ज्यादा डाउनफॉल हो। ऐसे ही म्यांमार में ना हो, इसलिए म्यांमार चाहता है कि हम लोग इंडिया के साथ रिलेशन रखें। इंडिया के साथ रिलेशन होगा तो हमें बड़ी आसानी होगी और चाइना को भी काउंटर कर पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे बांग्लादेश, जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, वेस्ट बंगाल से ही हमारा जो बंगाल है उसी से डिवाइड किया गया। तो पाकिस्तान का जब डिवीजन हुआ तो दो पार्ट बने,
वेस्ट पाकिस्तान जो सिंध वाला और पंजाब का डिवीजन करके बना, और ईस्ट पाकिस्तान जो बंगाल का डिवीजन करके बना। लेकिन 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक वार हुआ। उस वार का जो रीजन क्या था कि पाकिस्तान ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू को बना दिया, लेकिन बांग्लादेश वाले जो ईस्ट पाकिस्तान वाले लोग थे वो इस चीज से बड़े नाराज थे। बोले ऐसे कैसे आप लोगों ने उर्दू को बना दिया, हम लोग बांग्ला बोलते हैं, तो आपके लोगों को जॉब मिलेगी ना, आपके बच्चे एजुकेटेड होंगे, हमारे बच्चों को क्या होगा। तो उसके बाद बांग्लादेश जो कैपिटल है ढाका, वहां पर काफी ज्यादा एक तरीके से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगा। इसके जवाब में पाकिस्तान ने अपनी आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में पड़, और जब आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में आई तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग भाग के इंडिया में आए। लगभग 10 लाख के आसपास लोग इंडिया में माइग्रेट करके आए। तो उस टाइम हमारी जो पीएम थी वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को बोला कि देखो भाई, तुम्हारे घर का मुद्दा है तो घर तक लिमिटेड रखो। हमने प्यार से उन्हें समझाया कि हमारी हेल्प चाहिए तो बताओ, तो इन्होंने बोला नहीं चाहिए, तुम लोग ही तो इसको भड़का रहे हो। तो इंडिया ने बोला हम भड़का नहीं रहे, ये 10 लाख लोग आए, इनको खाना पीना कौन खिलाएगा, हमारी कंडीशन इतनी खराब है कि हमारे पास खुद फूड अभी नहीं है, और हम लोग इनका बर्डन कैसे झेलें। तो चाइना, पाकिस्तान ने उल्टा जवाब दिया। फिर उसके बाद हम लोग बस वेट कर रहे थे कि भाई कब पाकिस्तान इंडिया पे वॉर लॉन्च करे। तो पाकिस्तान ने इंडिया पे वॉर लॉन्च किया। इंदिरा गांधी ने पूरे दुनिया में चिल्ला दिया देखो अटैक लॉन्च हो गया, अटैक लॉन्च हो गया। तो उसके बाद हम लोगों ने बांग्लादेश में अपनी आर्मी भेजी, और उसमें बांग्लादेश में इंडियन आर्मी का सपोर्ट किया वहां के लोकल लोगों ने, और लगभग 90,000 जो पाकिस्तानी आर्मी थी उन्होंने सरेंडर कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे बिगेस्ट किसी आर्मी का सरेंडर करने का एग्जांपल है जो 1971 में हुआ। और उसके बाद हमने उनके पीएम को शिमला बुलाया और शिमला एग्रीमेंट हुआ। शिमला एग्रीमेंट में हमने बोला आप लोग बांग्लादेश को एक्सेप्ट करो और अपने 90,000 सोल्जर ले जाओ। तो पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया, एक तीसरा देश बनेगा जिसका नाम होगा बांग्लादेश, और पाकिस्तान इस चीज को एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ 1971 में। तो ये बांग्लादेश की जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बना। इधर नीचे की तरफ जो हमसे ओशियन वाला बॉर्डर लगाता है उसका नाम है श्रीलंका, और श्रीलंका में भी आप लोगों को पता है बहुत सारे क्राइसिस हैं। यहाँ पर भी चाइना ने पोर्ट बनाया था, उस पोर्ट को, और एयरपोर्ट भी बनाया था, और एक पोर्ट बनाया था शिप के लिए। लेकिन वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा लॉस में गए, और साथ में ही श्रीलंका के जो जयवर्धने ब्रदर हैं उनके करप्शन की वजह से भी वहां की इकोनॉमी काफी ज्यादा डाउनफॉल हुई। और साथ में ही कोरोना के टाइम इनकी इकोनॉमी ज्यादातर टूरिज्म पे डिपेंड है। तो कोरोना के टाइम टूरिज्म इंडस्ट्री काफी ज्यादा ठप हो गई, तो उसकी वजह से और ज्यादा लॉस हुआ। और फिर उसके बाद इनकी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च की कि अब हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। और अचानक ऑर्गेनिक फार्मिंग को लॉन्च करने की वजह से फूड का जो प्रोडक्शन है उस लेवल तक नहीं हुआ जैसी इनको जरूरत थी। इसकी वजह से यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हुई, और फूड क्राइसिस चेंज हुआ इकोनॉमिक क्राइसिस में, और इकोनॉमिक क्राइसिस चेंज हुआ पॉलिटिकल क्राइसिस में। और उसके बाद ये जो देश है टोटली फेल हो गया, और यहाँ पे भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई। और इधर लक्षद्वीप के आसपास एक और देश, छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है मालदीव, जहाँ हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटी घूमने जाते रहते हैं। तो मालदीव एक मुस्लिम कंट्री है। वैसे इंडिया के इसके साथ रिलेशन ठीक ठाक रहे, पहले भी ठीक ठाक रहे, कि इंडियन ओशियन में तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 2008 से पहले हम लोग ओशियन सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं देते थे, हम लोग लैंड सिक्योरिटी पे ज्यादा ध्यान देते थे। लेकिन 2008 में आप लोगों को पता होगा मुंबई में हमला हुआ 26/11। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट को समझ आया कि जितना जरूरी है लैंड सिक्योरिटी उतना ही जरूरी है ओशियन सिक्योरिटी। अगर आप लोग ओशियन सिक्योरिटी नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तब से हम लोग इंडियन ओशियन, इसके आसपास के जो जोन है उन पर काफी ज्यादा ध्यान देते हैं, और अगर हम लोग इन पर ध्यान नहीं देंगे तो हमें बहुत सारी दिक्कत आ जाएगी। तो ये इंडिया के कुछ नेबरिंग कंट्री जो हमने देखा,
और मालदीव की जो कैपिटल है वो क्या है, माले। यहाँ पर दो पॉलिटिकल पार्टियां चलती रहती हैं, एक पार्टी इंडिया के सपोर्ट में रहती है, एक पार्टी इंडिया के सपोर्ट में नहीं रहती। एक पार्टी चाइना को सपोर्ट करती है, एक पार्टी इंडिया को सपोर्ट करती है। लेकिन इंडिया कोशिश करता है कम से कम यहाँ से लोगों से बातचीत होती रहे। हम भी मालदीव की बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं क्योंकि इनके यहाँ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की बहुत ज्यादा कमी है। तो इंडियन एयरफोर्स ने बहुत बार इनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया है, जिससे कि इन लोगों की हेल्प हो सके और ये लोग हमारी हेल्प कर सके। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। तो ये इंडिया के कुछ बॉर्डरिंग कंट्री जो एशिया में पड़ते हैं। और उसके बाद इधर वाला जो जोन है ये आसियान कंट्रियों का है, जिसे हम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें 10 कंट्रियां आती है। और पहले ये लोग सब अलग अलग रहते थे, तो इनको समझ आया अकेले रहने में कोई फायदा नहीं। अकेले रहते हैं हम लोग, वैसे ही छोटी कंट्रियां हैं, तो हमें कोई भी कंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती और हमारे रिसोर्स भी लिमिटेड है। लेकिन अगर हम लोग अपने रिसोर्स को एक साथ ले आए तो कहीं ना कहीं एक अच्छा एनवायरनमेंट बन सकता है। तो इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया 90s के आसपास, जिसका नाम था आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इसमें म्यांमार, फिर उसके बाद आप आगे जाओगे तो आप लोगों को थाईलैंड, थाईलैंड की जो कैपिटल है वो बैंकॉक, जो भी एक टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा फेमस है। उसके बाद लाओस, आप लोग देखते जाओगे तो इधर देखोगे लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है आसियान की। और लाओस के बाद आप लोगों को वियतनाम, जो साउथ चाइना सी से बॉर्डर लगाते हैं। वियतनाम की और चाइना की बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए इंडिया की और वियतनाम की काफी ज्यादा बनती है, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक है। जैसे पाकिस्तान को लेकर चाइना कार्ड खेलता है इंडिया को डराने के लिए, ऐसे इंडिया वियतनाम का कार्ड खेलता है। वियतनाम की और इंडिया की दोस्ती बहुत अच्छी है। और कई बार हम लोग वियतनाम में बहुत सारी हेल्प करते हैं उनको, उनके डिफेंस में भी हम लोग हेल्प करते हैं, उनकी ट्रेनिंग देते हैं उनकी सेना को। तो चाइना कई बार उससे चिढ़ जाता है, लेकिन हम भी बोलते हैं तुम भी तो करते हो पाकिस्तान के साथ, तुम भी उसे गिफ्ट में बहुत सारी चीजें देते हो, ऐसे ही हम लोग भी उसके देते हैं। और वियतनाम की जो कैपिटल है वो क्या है, हनोई। उसके बाद नीचे कंबोडिया, कंबोडिया कंबोडिया से हिस्टोरिकल रिलेशन इंडिया के काफी ज्यादा रहे हैं। जो चोल किंगडम थी या विजयनगर एम्पायर था, उनके साथ इनके रिलेशन थे। और यहाँ पर एक टेम्पल भी दिखता है, हिंदू टेम्पल, वो भी काफी ज्यादा फेमस है। उसके बाद नीचे आपको मलेशिया, जिसकी कैपिटल कोलालमपुर आप लोगों को दिखेगी। और मलेशिया से ही हटा हुआ एक छोटा सा शहर है सिंगापुर। पहले सिंगापुर मलेशिया का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन सिंगापुर के लोगों को मलेशिया के साथ अच्छा नहीं लगा, उन्होंने बोला हमें एक अलग कंट्री बनना है। तो उसके बाद से सिंगापुर एक अलग कंट्री बन गया, एक आइलैंड देश है, इंडियन ओशियन के आसपास वाले जोन में पड़ता है। और उसके नीचे बहुत सारे आइलैंड की चेन से बना हुआ इंडोनेशिया, जिसकी कैपिटल जकार्ता है। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उस कैपिटल को चेंज किया जा रहा है। उसका रीजन धीरे धीरे वो सबमर्ज हो रही है और वहां पर पॉल्यूशन भी ज्यादा हो रहा है और रिसोर्स भी नहीं है, इस वजह से वो कैपिटल चेंज करने जा रहा है। फिर उसके बाद उसी के पास ब्रूनेई, ये कंट्री आपको दिखेगी, और ऊपर आपको फिलीपींस। तो ये 10 कंट्रियां आप लोगों को देखेंगे। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ। पहला आप देखोगे म्यांमार, नंबर 1। दूसरा आपको दिखेगा थाईलैंड, जिसकी कैपिटल बैंकॉक। तीसरा आप लोगों को दिखेगा लाओस। उसके बाद चौथा आप लोगों को, तीसरा चौथा हो गया, हाँ तीसरा लाओस, चौथा आप लोगों को कंबोडिया, पांचवा आप लोगों को वियतनाम, छठा आप लोगों को मलेशिया कोलालमपुर, सातवां सिंगापुर, आठवां इंडोनेशिया, नौवां ब्रूनेई और 10वां फिलीपींस। ये सारी 10 कंट्रियां आसियान का हिस्सा है। और 1990s के बाद इनकी इकोनॉमी काफी ज्यादा बढ़ी, इसलिए इन कंट्रियों को
एशियन टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। एशियन टाइगर के बारे में अगर आपसे पूछे तो याद रखना एशियन टाइगर मतलब आसियान कंट्री के बारे में। और हमने अपने रिपब्लिक डे पे इन 10 की 10 जो नेशन है इनको बुलाया था और एक रिकॉर्ड भी बनाया था मोदी जी गवर्नमेंट ने कि एक साथ 10 प्रेसिडेंट या पीएम को हम लोगों ने अपने रिपब्लिक डे में हिस्सा बनाया। तो ये आसियान की कहानी है। कल हम लोग वेस्ट एशिया देखेंगे और साथ में सेंट्रल एशिया। तो आज की क्लास यहीं तक थी। कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। कुछ पूछना है?